लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में फर्क क्या है? 250 के बाद जो कंपनी शुरू होंगी बहुत छोटी तो नहीं होंगी, उनकी मार्केट कैप बहुत ज्यादा भी हो सकती है। जब आप लार्ज कैप में करोगे तो आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, जो एक एज कैटेगरी है 50 से ऊपर वाले, वो कहते हैं भैया मुझे को रिस्क नहीं लेना, मुझे तो लार्ज कैप दे दो। इंडेक्स का पार्ट उठा लेते हैं, रिलायंस, अंबानी, अडानी हो गया, टाटा। किस किस को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, मतलब 70, 75, 100 जाएगा, अगर मेरे डायरेक्शन में है, क्या मुझे और ऐड करना चाहिए? पहली बात तो जब वो ऊपर चलना शुरू करेगा तो आपका पोर्टफोलियो बिगड़ चुका है कि 50 रुपए का स्टॉक जब 100 रुपए होगा तो अब वो 4,000 से 8,000 पे पहुंच। हम लॉस वालों को होल्ड करके रखा चला जाएगा। एक होप जो होती है ना, यार अरे जाएगा जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अच्छा आज आज 2% ऑल इज वेल। क्या मुझे इसे अपने पोर्टफोलियो में से निकाल देना चाहिए कि भैया ये बहुत परेशान कर रहा है, इसे निकाल देता हूँ तो अब मेरे पास 20 में से 19 या 18 रहेगा? जय हिंद दोस्तों। पिछले दिनों में ना मिड कैप में एक अच्छा खासा मूव आया, स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा मूव आया। इनफैक्ट जब हुआ क्या था, मैंने ना ट्विटर, टेलीग्राम पे, अपने सोशल मीडिया पे डाला था कि भैया मेरे पास एचबीएल इंजीनियरिंग है और 1700%, 1800%। इनफैक्ट हो सकता है जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो वो 2000% भी चला गया हो। मैं इनफैक्ट नीचे अपना जो पीएनएल है वो भी लगा दूंगा। काफी लोगों ने सबसे बड़ा सवाल पूछा कि भाई इस टाइप के और स्मॉल कैप किस तरीके से पिक कर सकते हैं कि भाई जहां पर एक अच्छी खासी पोटेंशियल है। देखो एक चीज पहले समझते हैं कि जो आज लार्ज कैप है, भाई आज जो 20 साल का बच्चा है वो कभी 15 साल का, 10 साल का रहा हो, यानी कि मिड कैप। और मिड कैप से हो सकता है पहले वो स्मॉल कैप रहा हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि भाई वो माइक्रो कैप भी रहा हो, धीरे धीरे बिजनेस बनाया। भाई अब ये स्मॉल कैप पिक कैसे करते हैं? तो आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, इनवाइट करते हैं उनको, राघव सर को। हाय सर, कैसे हैं आप? जय हिंद सर। जय हिंद। ऑल वेल, थैंक यू विबोर फॉर हैविंग मी हियर। थैंक्स टू यू फॉर गिविंग टाइम। और मतलब आपको ना स्मॉल कैप की बहुत एक अच्छी पकड़ है। आपके कुछ अच्छे जेम्स है, जैसे कि बैंको प्रोडक्ट्स हो गया, एचबीएल हो गया। मतलब पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से 8-10 स्टॉक तो ऐसे होंगे जो 500, 700, 1000% गेन्स पे खड़े होंगे। हाँ, डेफिनेटली। राइट। तो अब देखो होता क्या है ना, मैं डायरेक्ट बात पर आता हूँ कि मार्केट में कुछ 6000 कंपनीज लिस्टेड है, जिसमें से मान लेते हैं कुछ हजार कंपनीज ऐसी हैं जो लार्ज कैप है, जो बड़ी बन चुकी। कुछ होंगी 2-3 हजार जो मिड कैप, स्मॉल कैप की रेंज में आती हैं, और कुछ हो गई बिल्कुल बेकार, कचरा, उन्हें भारी कर देते चलो। अब ये जो 2-3 हजार वाला ब्रैकेट है, मिड कैप से स्मॉल कैप वाला, और कर लेते चलो 1000 कंपनीज के आसपास। तो इन 1000 में से कौन सा मल्टी बैगर बनेगा? कौन सा भैया मल्टी बैगर बनेगा? बिल्कुल ही डूब जाएगा, डीलिस्ट हो जाएगी कंपनी। मैं किसे पोर्टफोलियो में रखूं? स्मॉल कैप के साथ एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो हर कोई आज के जमाने में चाहता है मैं 50 रुपए वाला, 100 रुपए वाला उठाऊं और 2, 3, 4, 5 साल में ये 5x 10x हो जाए। पहले तो ये बताइए, ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में फर्क क्या है? विबोर उसी पॉइंट से शुरू करते हैं जो अभी आपने कहा कि 50 रुपए वाला 100 रुपए वाला स्टॉक उठाऊं और ये 100 गुना मेरा 50 गुना हो जाए। अगर हमें इस तरह का मल्टी बैगर सिलेक्ट करना है, सबसे पहले हमें प्राइस को देखना बंद करना पड़ेगा। ओके। कंपनी डिसाइड होती है उसके मार्केट कैप के हिसाब से, उसका ओवरऑल साइज क्या है। उसकी प्राइस 10 रुपए भी हो सकती है, 1,000 रुपए भी हो सकती है। तो हमें सबसे पहला फोकस देना है अपने मार्केट कैप के हिसाब से। अब डिफरेंशिएशन आता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में। तो इसमें अगर हम सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से और उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं, उनकी डेफिनेशन कहती है कि पहली 100 कंपनीज होंगी लार्ज कैप, 101 से 250 तक कंपनीज होंगी मिड कैप, और 251 से जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी स्मॉल कैप कहलाती हैं। सारी? सारी। मतलब स्मॉल कैप इतने सारे हैं, जी। बाय लार्ज कैप डेफिनेशन, इतने से हैं। बाय डेफिनेशन देखा जाए तो पौने छः, अगर 6,000 कंपनीज हैं तो पौने 6,000 कंपनीज तो स्मॉल कैप है, ओके। 150 कंपनीज मिड कैप है, और 100 कंपनीज लार्ज कैप है। ठीक है। तो लार्ज कैप और मिड कैप का नंबर डिफाइंड है, राइट। लेकिन स्मॉल कैप का नंबर डिफाइंड नहीं है। ठीक है। दूसरा, ये भी समझने वाली बात है कि 250 के बाद जो कंपनी शुरू होंगी बहुत छोटी तो नहीं होंगी, उनकी मार्केट कैप बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि 25,000 करोड़ की मार्केट कैप हो और वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आता हो, कैटेगरी वाइज। बाय ठीक डेफिनेशन है। आता हो। तो ये तो एक कैटेगराइजेशन हो गया जो कि रेगुलेटरी बॉडी ने हमको बता रखा है। राइट। अब आते हैं हम रियल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव पे कि अगर एज एन इन्वेस्टर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप मेरे लिए क्या है। राइट। इसलिए डिफाइन करना इसको ज़रूरी है क्योंकि जो ग्रोथ हमें आगे मिलेगी वो उसके साइज के बेस पे मिलेगी। आपने एक एग्जांपल लिया था अभी एचबीएल इंजीनियरिंग का, इसको पहले एचबीएल पावर कहा जाता था, राइट। और इसका जो फुल फॉर्म है हैदराबाद बैटरीज लिमिटेड करके इसका फुल फॉर्म था। कोविड टाइम पे ये 15-16 रुपीज पे ट्रेड करने लग गया था ये 15। शेयर, 15-16 रुपए पे आ गया था ये 2020, 19 में 2020 मान में। लेते हाँ हैं, जी। ठीक है। और अभी इसने हाल फिलहाल में अपना नया हाई बनाया, 1000 रुपीज के ऊपर इसकी टच कॉस्ट कर निकल लिया। गई। राइट।
उस समय इसकी मार्केट कैप बहुत ही छोटी थी। आप किसी भी साइज़ के हिसाब से देखो कि माइक्रो से भी छोटा अगर कोई वर्ड हो सकता है तो उससे थी। मतलब 100 करोड़? 100-200 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप थी और शायद उससे भी कम रही क्योंकि आज इसकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ओह आसपास है। शिट! तो आप इसे उसके हिसाब से 70 के हिसाब से कुछ डिवाइड करके देख सकते हो कि उस समय इसकी मार्केट कैप क्या रही होगी। बाप रे! ठीक है। तो उस हिसाब से ये तो हुआ बहुत ही छोटा एक माइक्रो कैप हुँ, स्टॉक। एक रिटेल इन्वेस्टर जब भी डिसाइड करे कि वो किस तरह की मार्केट कैप में काम करना चाहते हैं, तो इन रेगुलेटरी डेफिनेशंस को छोड़ करके हुँ, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, वो अपने कंफर्ट ज़ोन के हिसाब से एक मार्केट कैप रेंज डिसाइड कर सकते हैं। हुँ, जब मैं पर्सनली स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं स्मॉल कैप कैटेगरी में 10,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप वाली कंपनीज़ को डालता हूँ, ओके। इर्रिस्पेक्ट ऑफ देयर पोज़ीशन उन डेफिनिशंस के हिसाब से। तो पहला क्राइटेरिया हो गया कि भई अगर 10,000 करोड़ से नीचे उसकी मार्केट कैप है, तो वो भैया हमारे लिए स्मॉल कैप है। जी। बाकी फिर उसके ऊपर मिड कैप या लार्ज कैप लार्ज कैटेगरी कैप हो है। गई। अब माइक्रो कैप का एज़ सच कोई डेफिनिशन नहीं है, बट फिर अपनी रिसर्च के लिए मैं 1000 करोड़ से कम वाली मार्केट कैप कंपनीज़ को माइक्रो कैप में रख माइक्रो देता कैप हूँ। मतलब बिल्कुल छोटी-छोटी कंपनीज़ है जी। जिनमें मूव कई बार ऊपर, कई बार नीचे भी आ सकते हाँ, हैं। इनके अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम थोड़ा-सा कम है। वॉल्यूम कम रहता ठीक है। है, हम लोग माइक्रो कैप पे भी आएँगे। बट पहला सवाल अब ये आता है कि भाई क्या स्मॉल कैप में मैं आपसे समझूँगा अभी कि भाई पिक कैसे करें। पहला सवाल, क्या स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग करना रिस्की है या नहीं है? बात चाहे स्मॉल कैप की हो, मिड कैप की हो, माइक्रो कैप की हो, पैसा जा रहा है स्टॉक मार्केट में। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में आप जब भी इन्वेस्ट करोगे, वो थोड़ा-सा रिस्की रहेगा। ठीक है। अब समझने का डिफरेंस इस तरीके से मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जब हुँ, आप कार चलाते हो, हुँ, कार वही रहती है आपकी और आपके ड्राइविंग स्किल्स भी वही रहते हैं। ठीक है। उसके अंदर वही एक्सेलेरेटर, वही हुँ, क्लच, वही ब्रेक, वही स्टीयरिंग होगा। लेकिन जब आप एक क्राउडेड चौराहे पे उस कार को हुँ, चलाओगे, हुँ, तो आप डिफरेंट स्किल सेट यूज़ करोगे। राइट, जब आप उसे एक्सप्रेस वे पे चलाओगे, तो आप एक डिफरेंट स्किल सेट यूज़ करोगे। राइट, सेम गोज़ इन द स्टॉक मार्केट। आप किस तरह की मार्केट कैप में काम कर रहे हैं, किस तरह की मार्केट कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपकी इन्वेस्टिंग थोड़ी-थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। ओके। स्टॉक मार्केट वही रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे वही रहेंगे। हुँ, लेकिन जब आप स्मॉल कैप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस, आपके टारगेट्स, आपके होल्डिंग पीरियड सब बिल्कुल डिफरेंट हो जाएँगे। जब आप ओके। लार्ज कैप में करोगे, तो आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हो राइट। जाएगी। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, जो एक एज कैटेगरी है 50 से ऊपर वाले, वो कहते हैं भैया मुझे को रिस्क नहीं लेना, मुझे तो लार्ज कैप दे दो। इंडेक्स का पार्ट उठा लेते हैं, रिलायंस, अंबानी, अडानी हो गया, टाटा। अब ये कई कंपनीज़ है जैसे कोटक का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लास्ट 5 साल में उसने 1 भी परसेंट रिटर्न नहीं दिया, ठीक? बट दूसरी तरफ कुछ स्मॉल कैप ऐसे हैं जिन्होंने भैया 10x, 5x भी अगर बनाकर दिया है, तो भी एक अच्छा गेन्स है। तो क्वेश्चन कि रिस्क कितना है? लेना चाहिए। मान लीजिए कोई बंदा आया, अभी-अभी मार्केट में आया है कि भाई चलो इन्वेस्ट वगैरह करते हैं। तो किस-किस को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए? स्मॉल कैप में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि आप थोड़ा-सा स्टाइल को समझो कि स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। जब आप लार्ज कैप्स में जाओगे, लार्ज कैप्स में आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो पहली 100 कंपनीज़ जो कि ठीक है। बाय डेफिनिशन राइट, हमारे सामने आती हैं, राइट, या फिर हम बिल्कुल ही ब्लू चिप्स में चली जाएँ। ओके। ब्लू चिप्स का मतलब होता है कि बिल्कुल ही टॉप की जो 5-10 हुँ, कंपनीज़ हैं, उनको ब्लू चिप्स निफ्टी कहा जा टॉप 10 सकता है। हो गया। हाँ, निफ्टी टॉप 10 हो गया, उनको हम ब्लू चिप्स कह सकते हैं। राइट, उसमें जब आप इन्वेस्ट करोगे, तो समझने वाली बात ये है कि वो कंपनीज़ ऑलरेडी अपने बिज़नेस के काफ़ी ऊपर के पीक पर आ सैचुरेशन चुके लेवल हैं। पे आ चुकी हैं। हाँ, जब तक वो अब और डाइवर्सिफ़ाई नहीं करेंगी, कोई नया प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर नहीं जाएँगी, तब राइट, तक अब कुछ नहीं हो सकता। राइट। फिर नए प्रोडक्ट सेगमेंट में जाने के बाद भी अगर वो उस लेवल तक उसकी सेल्स को पीक कर पाती हुँ, है, जहाँ पे वो आज हैं, हुँ, तभी कुछ उनके अंदर मूवमेंट आएगा। एग्ज़ैक्टली। जब आप स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो छोटी कंपनीज़ हैं, उनके अंदर एक छोटी-सी सेल्स का इंक्रीज़ भी हुँ, परसेंटेज वाइज़ काफ़ी चेंजेस ले राइट, आता है। राइट, तो हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है कि हमें उस प्रॉफिट लॉस रेशियो को अपने फ़ेवर में रखना है राइट। एज़ एन इन्वेस्टर। जैसे कि आपने कहा कि रिस्क को हुँ, हम कैसे बैलेंस आउट करेंगे। हुँ, तो जब आप लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रिस्क को बैलेंस आउट कर सकते हो एवरेजिंग के थ्रू। अगर कोई स्टॉक है, सपोज़ आपने रिलायंस खरीदा, आपको लगता है कि रिलायंस कहीं नहीं जाने वाली, ये लॉन्ग टर्म तक कम चलेगी। फॉल्स पे आप उसको बाय कर सकते हो, ऊपर बढ़ेगा आप उसको फिर सेल कर सकते हो। राइट। यानी कि आप स्विंग ट्रेड 10-15 हो प गया, स्विंग ट्रेडिंग 10-15%, 20% के अंदर आप उसकी रेंज में बाइंग खेल रहे सेलिंग हो। कर सकते हो। राइट, अब आप आइए स्मॉल कैप पे। स्मॉल कैप में रिस्क को बैलेंस आउट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। ओके, यहाँ पे अगर आपने एवरेजिंग करनी शुरू करी, तो हो सकता है वो नीचे गिरता चला जाए, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि उस कंपनी के बारे में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं वो है अवेलेबल। हाँ, वो कोई ऐसी नहीं कि बहुत फेवरेबल है हुँ, मार्केट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन उसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा है। राइट। अब इस तरह की एक कंपनी तो नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, हुँ, यानी कि बाय डेफिनिशन तो पौने 6,000 हुँ, कंपनीज़ हैं इस तरह की। फिर भी जो भी मार्केट कैप की रेंज आप सिलेक्ट करोगे, उसके अंदर आपको बहुत सारी कंपनीज़ मिलेंगी। ओके, इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो सबसे पहला रूल
स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग का रहेगा कि योर पोर्टफोलियो हैज टू बी डाइवर्सिफाइड। अप्रोक्स कितनी कंपनीज? कितनी कंपनीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी एक स्टॉक में 4 या 5% से ज़्यादा आपका फंड एलोकेशन नहीं मतलब होना अगर चाहिए। फिर भी माने अगर 5% भी लगा रहा हूँ तो भी मिनिमम 12-15 कंपनीज जानी चाहिए मिनिमम 20 टू 25 कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, स्मॉल कैप में अगर आप स्मॉल डाल रहे कैप हो। में ही अगर आप जा रहे हो। दूसरी बात, अगर आप एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपका पूरा पोर्टफोलियो हो हम्म। सकता है आपके पास वेल्थ और है। हम्म। आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने किसी पीएमएस को दे रखा है, राइट। आपने खुद कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी रिसर्च एनालिस्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हम्म। तो आपके कई पोर्टफोलियोज क्रिएट हुए हैं। अब आपने राइट। सोचा कि एक पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स का क्रिएट करूंगा। उस स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के लिए आपने एक एक्स अमाउंट निकाल के रखा। राइट। उसमें कम से कम या मैक्सिमम जो हम एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज 4 टू 5%। 4 to 5%। तो ट्राई टू हैव अराउंड एटलीस्ट 25-30 स्टॉक्स का एक बुके बनाने की कोशिश करिए अपने राइट। स्मॉल कैप पोर्टफोलियो। तो राइट। वहां से आपका पहला स्टेप होगा रिस्क को मिटिगेट करने का। राइट। अब अगर आपने 25-30 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाया और वो सारे ही परफॉर्म नहीं कर रहे, हम्म। तो इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस ही गलत था। सिलेक्शन प्रोसेस ही बोलो, आपने सब ना लेगार्ड्स डाल दिया उठा उठा के, मतलब जो उस टाइम मोमेंटम में था, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, उठा दिया, बाद में उनमें से कोई भी नहीं चल जी, रहा। तो यहाँ तो फर्स्ट स्टेप पे ही कुछ ना कुछ गलती हो गई थी। राइट। लेकिन अगर आपने रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग करी और उस हिसाब से आपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करा है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि सारे के सारे ही ना चलें। एग्जैक्टली। तो आपने अपने रिस्क को मिटिगेट कैसे करा? आपने सेक्टर्स में और कंपनीज में अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर दिया। राइट। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया शुड बी कि हर स्टॉक जो उस पोर्टफोलियो के अंदर सिलेक्ट हुआ है, वो सिमिलर क्राइटेरिया पे होना चाहिए। ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में सिलेक्टेड है, वो 500 करोड़ की मार्केट कैप है और दूसरा आपने 25,000 करोड़ की मार्केट कैप वाला रखा है। हम्म। अब जो 500 करोड़ का मार्केट कैप वाला स्टॉक है, उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। राइट। 25,000 करोड़ वाली के अंदर ग्रोथ कम परसेंटेज होगी वाइज कम कंपैरेटिवली। रहेगा, लेकिन फॉल होने के चांसेस दोनों में बराबर हैं। ओके। तो इसलिए आप जब बैलेंस आउट करोगे, तो आप सिमिलर मार्केट कैप को बैलेंस आउट करोगे। समझ गए। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया सिमिलर कैटेगरी रखने का या सिमिलर सिलेक्शन रखने का है कि सबके अंदर इक्वल पोटेंशियल होना चाहिए ऊपर जाने का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंपनी तो आपको लग रहा है कि शायद ये जल्दी ईपीएस की या अपने हम्म। बिजनेस की सीलिंग हिट कर जाएगी और दूसरी कंपनी बहुत ऊपर जा सकती है। हम्म। आपको सिमिलर पोटेंशियल की कंपनीज को रखना पड़ेगा अपने समझ गए। पोर्टफोलियो में। दोस्तों पॉडकास्ट में और बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूं मैं कि भाई एग्जिट कैसे ले स्मॉल कैप वगैरह में, क्राइटेरिया जैसे सर कह रहे हैं भाई पिक करो, भाई कैसे पिक करूं वो तो सिखाओ, जाना मत कहीं, अभी भी पॉडकास्ट बहुत बाकी है। बट सर मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझता हूँ। एज फार एज ए रिमेंबर, मैंने ना मेरे जूनियर स्टाफ ने 1.5-2 साल पुरानी बात है, एक लिंक लाके दिया था कि भाई ये स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग सिखाते हैं, थोड़ा सा सीखे। तो मैंने वो आपका एक वेबिनार था और बहुत लो कॉस्ट वेबिनार था, मतलब कोई ऐसा नहीं था 50-60, बहुत बहुत छोटा सा था। देखा था मैंने, फिर उसके बाद उसे समझा था किस तरीके से, कुछ नोट्स वगैरह भी बनाए थे, थोड़ा बहुत जो भी टाइम मैं उसको दे पाया था। वो क्या था, थोड़ा-सा मुझे बेनिफिट मिला था। मतलब अगर मैं बोलूँ वो शायद 1 डेढ़ 2 घंटे के आसपास था, बट मैं उसमें आधा पौन घंटा ही समझ पाया था। क्योंकि अब मुझे ये समझना है वो क्या था, मतलब आप सिखाते हो या हाउ इट वर्क्स? जो भी कुछ आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं सभी राइट। इन्वेस्टर्स के सामने जब भी स्मॉल कैप हुँ। पोर्टफोलियो क्रिएट करने चलते हैं। तो एवरी संडे आई टेक अ वेबिनार, इट्स अ ओके। लाइव वर्कशॉप अच्छा, जिसमें ओके। मैं लाइव रहता हूँ हुँ। और जो भी उसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं उसको करते हैं। बहुत ही मिनिमल सी उसकी कॉस्ट है जिसमें वो कितनी उसको ज्वाइन कर चार्जेस रहते सकते हैं? हैं। 499 रुपीज़ उसके चार्जेस ₹500। रहते हैं, 500 रुपये। मतलब यार ये तो एक मैकडी में बैठो ऐसे ही बिल आ जाता जी, है हमारा। तो वो चार्जेस रखने का भी पर्पज़ ये है कि हुँ। बिकॉज़ ताकि सब लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकें। आई वांट राइट। सीरियस पीपल टू बी देयर और वो स्ट्रिक्टली लाइव रहती है, ओके। ताकि वो मेरी बात सुन करके हुँ। सारे पॉइंट्स, हम ज़्यादातर पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फिर उनके जो भी डाउट्स होते हैं वो लाइव हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके। तो एक इन्वेस्टर के या एक स्टूडेंट के डाउट से बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा भी होता है, बट सबसे बड़ी बात ये देखो, अगर मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ और अगर मैं अपने अपग्रेडेशन पे ही ₹500 नहीं खर्च सकता, वो ₹500 मार्केट आपसे ले लेगा। आज नहीं तो कल ले लेगा। ये आपने काफ़ी अच्छी बात कही। इस बारे में थोड़ा-सा मैं बोलना चाहूँगा कि हुँ। एज़ एन इन्वेस्टर हम सब कहते हैं कि हम ट्रेडिंग प्रोफ़ेशन में हैं या हुँ। इन्वेस्टिंग प्रोफ़ेशन में हैं। आजकल हुँ। उसको कोविड के बाद से ख़ास तौर से उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन, हुँ। एज़ अ बिज़नेस भी ट्रीट किया जाने लगा है। राइट। अब अगर हम कुछ प्रोफ़ेशंस की बात करें जैसे कि डॉक्टर्स, हुँ। इंजीनियर्स, सीएज़, एवरीवन इज़। ये सब लोग आए दिन कुछ ना कुछ कंटिन्यूइंग एजुकेशन का प्रोग्राम अटेंड करते रहते हैं। राइट। कोई फेलोशिप करते हैं, कोई वर्कशॉप करते हैं, कहीं कोई कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन है, कुछ ना कुछ अटेंड करते हैं। बट एज़ एन इन्वेस्टर हम कितना टाइम लगाते हैं एग्ज़ैक्टली। अपनी एजुकेशन को, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए इसमें। यू वोंट बिलीव, मेरी सिस्टर मास्टर्स है, डॉक्टर, उसने 9 साल पढ़ाई करी है। 9 जी, साल, और ट्रेडर चाहता है कि मैं 9 महीने में, 9 हफ्तों में, 9 जी। दिन में अंबानी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ।
व्हिच इज़ प्रैक्टिकली नॉट इट इज़ पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, या फिर आप ऐसा कोई गुरु मंत्र एक बता दो कि 5 मिनट में वो स्टॉक सिलेक्ट करना शुरू कर दे। वो एक बार होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार मार्केट कहेगा ये वापस दे हाँ, मुझे जो सारा। पहले था वो भी सब ले जाएगा। सो अच्छा, इस वर्कशॉप में मतलब संडे टू संडे होती है, कितनी देर की रहती होगी ये अप्रॉक्स? करीब 2 से ढाई घंटे की रहती है, ओके। जिसमें आधे से 1 घंटा तो क्वेश्चन आंसर सेशन ही रहता है हुँ। और बाकी जो मुझे बताना है मैं बता देता ठीक है, हूँ। एंड आफ्टर दिस मतलब मान लीजिए वर्कशॉप हो गई, फिर भी अगर मुझे कोई डाउट्स आ रहे हैं कि सर ये थोड़ा-सा एक बार समझा दीजिए, नोट्स हो गए या कुछ थोड़ा-सा, वो सपोर्ट रहता है या कैसा, हाउ इट वर्क्स? बिल्कुल, अगर किसी को कोई भी डाउट रहा है या किसी वजह से वर्कशॉप पूरी अटेंड नहीं कर पाए, हुँ। तो हम उनको अगली वर्कशॉप में एनरोल कर देते हैं। अच्छा, हाँ, मान लीजिए अगर मैंने पहली बार संडे करा, मुझे कहीं वेडिंग में जाना हो गया, तबीयत ही खराब है, कोई प्रॉब्लम नहीं लाइक है। भई दोबारा ले लो, कोई बिल्कुल, बिल्कुल। चार्जेस वो नहीं बस है। एक बार फ़ोन करके हमें बता देते कि हुँ, मैं अटेंड नहीं कर पाया था। वी हुँ, डोंट आस्क देम आल्सो ना, हम उसको कोई क्रॉस वेरीफाई करते कि उन्होंने अटेंड करा था, नहीं करा था। इवन इफ दे आर अटेंडिंग फॉर द सेकंड हुँ, टाइम, हुँ, हुँ। अगर वो फर्स्ट वाली में एनरोल्ड थे, तो दे कैन अटेंड द नेक्स्ट वन। ओके, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। कोई ऐसा हाई-फाई चार्ज नहीं है, जो लोग भैया 10-10 लाख, 5-5 लाख की वर्कशॉप करते हैं। ₹500 की, 499 की एक वर्कशॉप है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में मिल जाएगा। जैसे सर ने कहा, एक बारी में समझ नहीं आया, दोबारा से लो, 2 बारी में समझ नहीं आया, भई मेल पर पूछ लो, डाउट्स हो वहाँ पर पूछ लो, तो एटलीस्ट एक रिफाइंड नॉलेज हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? क्या पता सर वर्कशॉप में एक एचबीएल इंजीनियरिंग जैसा मल्टीबैगर बता दे। चलिए सर, अब होता क्या है ना, देखो मैं टेक्निकल गाय हूँ। हमारे साइड क्या होता है कि मैंने कोई ब्रेकआउट ढूँढा, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, मैंने उसका ब्रेकआउट ले लिया या फ्लैग पैटर्न बन गया। अब ये ब्रेकआउट चल रहा है। मैंने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा-सा ट्रेल कर दिया, थोड़ा और भागा, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर लूँगा, स्विंग ट्रेड था 10-15 दिन के लिए, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूँगा। तो ये टेक्निकल में काम करता है, ट्रेलिंग बोलो या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बोलो। क्या ये इन्वेस्टिंग में भी काम करता है? या मान लीजिए मुझे अपने फ़ेवर में, अब मैं एक ट्रेंड राइड कर रहा हूँ, अब मुझे अपने फ़ेवर में रिस्क रिवॉर्ड करना है या प्रॉफिट लॉस थोड़ा-सा बेटर करना है। स्टार्टिंग में तो क्या होगा, 1:1 के आस-पास होगा। 50 लगाए भैया, या तो 0 होगा या ये 100 हो जाएगा। अब चलना शुरू हुआ, 75, 80, 100 आ गया। तो उसके लिए थोड़ा-सा एक स्ट्रैटेजी बताइए। जहाँ तक प्रॉफिट लॉस रेशियो का सवाल है, ओवरऑल इन्वेस्टिंग की अगर बात करी जाए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी जिसमें उन्होंने ये पता लगाया, उन्होंने कई करीब मेरे ख्याल से 15 ईयर्स तक वो स्टडी करी गई थी। 15, हाँ, या बैक बाप रे! टेस्टिंग थी और उसके बाद अच्छा, आगे ठीक भी है। उन्होंने करा। तो उन्होंने ये देखा कि जब हम फर्स्ट ईयर हमारा होता है इन्वेस्ट करते हुए, अगर हमने एक पोर्टफोलियो क्रिएट करा, उसका जो पहला साल होता है, हुँ, उसमें जैसे आपने कहा 50-50 चांसेस होते हैं राइट। प्रॉफिट लॉस के, बिकॉज़ तब तक वो प्योरली गैम्बलिंग पे चल रहा है, गैम्बलिंग पे हमें हेड एंड कुछ नहीं टेल पता। है। जी, जैसे हम थर्ड ईयर और फिफ्थ ईयर को क्रॉस करते हैं, तो वो जो हमारा 50-50 प्रॉफिट लॉस रेशियो था या चांसेस थे, वो घट के 10-90 पे आ जाते हैं। यानी कि व्हाट? 10% अब लॉस के चांसेस होते हैं, सिर्फ 90% 3 प्रॉफिट साल के। में? हाँ, 3 टू 5 इयर्स के बीच में। ओके। उसके बाद जब 13 ईयर क्रॉस कर जाते हैं, 13th ईयर के बाद, 5 से सीधा 13, हाँ, ठीक है। 13th ईयर उन्होंने इसलिए लिया बिकॉज़ 13th ईयर के बाद लॉस के चांसेस 0 हो जाते हैं, ऑलमोस्ट इन एनी मिटिगेट, पोर्टफोलियो। कोई मतलब जी, एक आधा हो गया, मतलब जी। आप ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात कर ओवरऑल रहे हैं। पोर्टफोलियो की बात कर अच्छा, रहा हूँ। अच्छा। अब उसका रीज़न क्या हुआ कि ऐसा कैसे हो जाता है कि 5 साल के बाद इतना हुँ, ड्रास्टिक चेंज और 13 साल के बाद कोई लॉस ही नहीं हो हुँ, सकता। दिस इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। ओके, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर रखा है एक बिज़नेस के अंदर, राइट। बिज़नेसेस ग्रो करते हैं। किसी भी, अगर आप अपने आस-पास भी देखोगे, एक नॉर्मल किराना की दुकान जो होती है, जब वो खुलती है उसके पास कुछ घी, तेल, दूध, छोटे-छोटे दही और आइटम्स होते हैं। चावल रखा होता है। देखते-देखते कुछ महीनों में उसमें कई वैरायटी ऑफ भाई घी मैंने हो तो जाएगा, ऐसे-ऐसे देखे, तेल हो जाएगा, डिपार्टमेंटल स्टोर बना पूरा दिया। डिपेंड्स होता है। तो बिज़नेस जो होता है वो एक ग्रोथ पे बेस्ड होता है राइट। एंड वो नेचुरल फ्लो है उसका। हुँ, तो ऐसे ही आपने पोर्टफोलियो बना रखा है, वो सारे बिज़नेस कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ चलेंगे, कुछ नीचे आएँगे, बट ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो जैसे-जैसे उसको टाइम मिलेगा, बिज़नेस को ग्रोथ का टाइम मिलेगा, वो चलता तो जाएगा। ग्रो करता जाएगा। यहाँ से हम आते हैं कि प्रॉफिट लॉस रेशियो को एज एन इन्वेस्टर मैं कैसे अपने कंट्रोल में रखूंगा राइट। या अपने फेवर में रखूंगा। उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिए कि आपको हर स्टॉक को बराबर पोटेंशियल के हिसाब से सिलेक्ट करना है। ओके। जो मैंने पहले भी कहा था हुँ, कि अगर मैंने एक क्राइटेरिया लगा दिया कि मेरा हर स्टॉक कम से कम 10 बैगर का पोटेंशियल रखे, यानी कि कम से कम 10 गुना होने का पोटेंशियल रखे। राइट। अगर अब मुझे एक भी स्टॉक ऐसा लगता है उस 25 में से हुँ, कि ये यार 8 गुना पे रुक सकता है, हुँ। 5 गुना पे रुक सकता है, दुगना हो सकता है, नहीं, वो अच्छा, बाहर है। पिक ही नहीं करना। वो पिक ही नहीं करना, उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना। ओह! मतलब या तो सब सेम हाइट वाले हों, जी, सबकी हाइट 6 फुट, 6 फुट, 6 फुट 6 है। फुट पहुँचने का चांस होना चाहिए। राइट। अगर कोई है ही ऐसा भैया ये 5'8" तक पहुँचेगा, 5'9" तक, नहीं, 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 वो नहीं आपके पिक क्राइटेरिया करना। में नहीं है। तो ये क्राइटेरिया तो स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा ठीक है, कि अगर मैं 10 बैगर रख रहा हूँ, तो 10 बैगर का पोटेंशियल तो होना ही होना है। ठीक है। जब आपने पहला क्राइटेरिया तो ये रखा, उसके बाद आपने देखा कि कितना पैसा किस स्टॉक में मैं लगाऊँगा। ओके। दूसरा आपके सामने डाउट ये आएगा, हुँ, अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपको लगता है कि मैं तो नहीं डिसाइड कर पा रहा क्या है, सब में बराबर इन्वेस्ट करिए। ओके। अगर आपके पास राइट। 1 लाख रुपए थे, सबके अंदर 4-4 हज़ार रुपए 4-5, आपने इन्वेस्ट 4-4, करे, 5, 4-4 4-5। 4-5-5 हज़ार रुपए आपने इन्वेस्ट करे, 25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाए, आराम से बैठ जाइए। ठीक है। अब क्या होगा? अब कुछ कंपनीज़ चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी।
जो कंपनी नहीं चलेगी वो मैक्सिमम कितना लॉस देगी? 4000 का। 4000 जीरो हो गया, अब डीलिस्ट हो गया स्टॉक आज। डीलिस्ट हो गया। अब 25 में से एक एचबीएल था आपके पास, राइट, जिसमें आपने लगाए 4000 और रुपए। उसने मेरे 4-5 के कवर करके तो दिए ही दिए। नहीं 4-5 के नहीं करे, वो पिछले 5 साल में 70 गुना मल्टीप्लाई हुआ है। 70 भी मान लेते, मगर मान लेते किसी ने अगर 5x 10x के हिसाब से ही उठाया 10x था, के दिया तो तो उसने भी 10 9 के कवर कर दिए। जी, 9 के कवर कर दिए। दूसरा एचबीएल नहीं होगा तो उसका कोई छोटा भाई होगा। राइट। नहीं मल्टीप्लाई करेगा 20 टाइम्स से हुँ। 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 8 टाइम्स। तो कहावत याद रखी जाए अगर कि एम फॉर द स्टार्स एट लीस्ट यू लैंड अप ऑन द मून। हुँ। इसका रीज़न क्या रहा कि आपने हर स्टॉक को बराबर पोटेंशियल के हिसाब से सिलेक्ट करा राइट। था। तो कोई तो बहुत बड़ा 50 बैगर बन गया, कोई 10 बैगर बन गया, कोई 3 बैगर बन गया, कोई नहीं चल पाया। ओवरऑल पोर्टफोलियो आपका ग्रो कर जाएगा। अब इसमें ही एक ट्विक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये पोर्टफोलियो इमेजिन करते हैं, ये एक बंदा है, राम नाम है इसका। इसने 20 स्टॉक्स 5-5% के एलोकेशन से उठा लिए। तो 1 लाख के हिसाब से सब में 5-5, 5-5, 5,000 डाल दिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या आता है, अगर कोई स्टॉक नीचे जाना शुरू हुआ, पहला क्वेश्चन, क्या मैं इसको एवरेज करूँ या नहीं? फंड्स और आ गए बाद में, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद मैंने और फंड्स इसमें ऐड करे, कहीं से इनकम हुई। तो जो स्टॉक नीचे जा रहा है, क्या मुझे उसे एवरेज करना चाहिए? येस और नो? स्मॉल कैप में स्ट्रिक्टली नो। ओके। एवरेजिंग का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि जो कंपनी नीचे जा रही है उसका कुछ नहीं पता वो कितनी नीचे जा सकती है। राइट। अगर हम उसमें एवरेज करते चले गए, सपोज आपने 50 पे उसे बाय करा, वो 40 पे एवरेज करा, 30 पे एवरेज करा, तो अब आपका जो एलोकेशन है पोर्टफोलियो के बिगड़ अंदर गया। वो बिगड़ जाएगा सारा का ठीक है। सारा। अब इसका दूसरी साइड पूछते हैं। जो नीचे गिर रहा है नहीं पता, कहाँ तक जाएगा, पाताल लोक तक चला जाए, पता चले डीलिस्ट हो जाए, कल कंपनी फ्रॉड कर दे। जेंसॉल का एग्ज़ाम्पल लो, भाई साहब 800 का ₹50 ₹40 आ गया आज। नहीं, नोबडी नोज़, ब्लू कैब खड़ी रहती थी एयरपोर्ट के बाहर। चलो, अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, मतलब अब जैसे 50 का 55 होगा पहले, 55 का 65 होगा, 65 से वापस 55-58 पे आएगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, 70-75-100 जाएगा। अगर मेरे डायरेक्शन में है, क्या मुझे और ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में वेटेज? येस और नो? इसको एवरेजिंग अप बोलते हैं कि हाँ, व्हेन मतलब यू आर पिरामिडिंग। एवरेजिंग अप, जब आप उसको चल रहे हो राइट। पिरामिडिंग या आप हुँ। और ऐड करते जा रहे हो उसके अंदर, तो आई थिंक ये अगेन एक रिस्की प्रोपोज़िशन हो सकता है, अगर आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन नहीं बिगड़ रहा। हुँ। पहली बात तो जब वो ऊपर चलना शुरू करेगा तो आपका पोर्टफोलियो बिगड़ चुका है, ठीक है। क्योंकि ₹50 का स्टॉक जब ₹100 होगा तो अब वो 8 4000 से 8000 पे पहुँच चुका है राइट। ऑलरेडी। अब आप उसके अंदर एडिशनल बाय कर रहे हैं, तो वो ₹8000 तो अभी है ही, वो फ्लक्चुएट कर सकता है। हुँ। अब आपने एडिशनल उसके अंदर अगर पंप कर दिया तो आपकी एवरेज बाइंग भी ऊपर आ जाती है। राइट। तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया हुँ। टू एवरेज। हाँ, लेकिन एक और भी बात यहाँ पे आती है, बहुत जल्दी-जल्दी नीचे गिरने या ऊपर जाने पे एवरेजिंग का सोचना भी नहीं चाहिए, ओके। क्योंकि 20% की तो नॉर्मली एक रेंज ही रहती है राइट, मार्केट वो में तो डेली। डेली की रेंज है। डेली की रेंज है। तो अगर एक दिन अपर सर्किट 20% और दूसरे दिन अपर सर्किट 20% लगा तो हाँ, 40-45% वो तो नीचे वैसे भी ही, 10% की हाँ, वो मारेगा। ऐसे ही वो नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए एवरेजिंग के बारे में हम बहुत जल्दी नहीं सोच सकते और ना ही 30-40% के मूवमेंट से कोई भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है। समझ गया। अब इसका एक और रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं। सपोज़ करते हैं कि हम लोगों ने ये डिस्कस करा, कोई स्टॉक गिर रहा था, ठीक है? प्रॉफिट बुकिंग बाद में आऊँगा, पहले लॉस बुकिंग सोचते हैं। क्योंकि पता है हमारे मतलब हम लॉस वालों को होल्ड करके रखते हैं। चला जाएगा, एक होप जो होती है ना, हाँ यार, अरे जाएगा, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आज आज 2% ऊपर है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़। तो पहला सवाल है, जैसे हम लोगों ने यही डिस्कस करा, सपोज़ कर दो कोई स्टॉक ₹50 पे लिया, करते-करते ये 30 आ गया, 20 आ गया, पड़ा हुआ है, क्वार्टर रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई। क्या मुझे इसे अपने पोर्टफोलियो में से निकाल देना चाहिए कि भैया ये बहुत परेशान कर रहा है, इसे निकाल देता हूँ, तो अब मेरे पास 20 में से 19 या 18 रह गए? विभोर, मैं आपको अपनी पोर्टफोलियो से एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। हुँ। मैंने क्योंकि मैं स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करता हूँ, ओके। तो इसलिए मेरे सारे स्टॉक्स उसी क्राइटेरिया पे सिलेक्टेड होते हैं। ओके। सिमिलर क्राइटेरिया में रहते हैं और एक स्ट्रिक्ट मार्केट गाइडलाइंस कैप की फॉलो होती रेंज है। में और हुँ। गाइडलाइंस के साथ मैं उनको इन्वेस्ट करता हूँ। राइट। तो मैंने अपने 5 स्टॉक सिलेक्ट करे जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करे। 5 जो स्लॉट्स? जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करे। 5 स्टॉक्स मैंने अपने वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक सिलेक्ट करे, हाँ। जहाँ मेरा बिल्कुल रिसर्च गलत हो गई। ओके। मैं पूरी मेरे डिसीजंस गलत हुँ। प्रूव हुए। हुँ। और उसी ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में वो 5 स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट करे थे, उसी ड्यूरेशन में मैंने 5 ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करे जो एक्चुअली परफॉर्म करे, ठीक है। जिन्होंने परफॉर्म करा। तो मैंने उन दोनों को साथ में रखा। तो मैंने तो इसमें असम्पशन ये लेते हैं कि मैंने सब में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। ठीक है। तो 5 स्टॉक्स ये और 5 स्टॉक्स वो, यानी कि 10 स्टॉक्स में मैंने 1-1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करे तो 10 लाख रुपए मेरा टोटल राइट, इन्वेस्टमेंट हुआ। राइट। फिर एट द एंड ऑफ द स्टडी पीरियड हुँ। जब मैंने उनको देखा तो जो 5 स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कोई 70% डाउन था, हुँ। कोई 60% डाउन था, बट मैंने उनको रोक के रखा। राइट। मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं करा। तो वो जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट इन 5 स्टॉक्स में था, वो गिर करके डेढ़ पौने डेढ़ 2 2 लाख लाख के रुपए, आसपास हो हाँ, गया वो होगा, रह राइट। गया। मान लेते हैं ज़ीरो हो गया चलो, कि ये भी बेचना मुश्किल है, ये बिक नहीं पाएँगे। ठीक है।
वो 5 स्टॉक्स जो परफॉर्म कर रहे थे, जो कि सिमिलर पीरियड में सिलेक्ट करे गए थे, उसमें से कोई 40 टाइम्स हुआ, कोई 50 टाइम्स हुआ, कोई 70 टाइम्स हुआ, उनका अमाउंट बढ़ के 1.5 करोड़ हो गया। तो जब बैलेंसिंग की गई प्रॉफिट लॉस की, या प्रॉफिट लॉस रेशियो जिस तरीके से बैलेंस किया गया, उसमें बेचने या गिरने वाले जो स्टॉक्स हैं उन पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ बढ़ने वाले स्टॉक्स को होल्ड करा गया। राइट। तो अगर आप बढ़ने वाले स्टॉक्स को बस होल्ड कर दो, तो आपको गिरने वाले स्टॉक पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। नहीं देखिए, ध्यान देने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये तो तब है ना जब 70x हो गया। अभी एक पिक्चर लेते हैं जहां पर अभी 1 साल हुआ इन्वेस्टिंग का, फर्स्ट ईयर है, जहां पर ये ऑलरेडी 40% डाउन द लाइन है। तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया कि हाँ, कुछ ना कुछ मेरी स्टडी गलत हुई है, क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, चलो 1.5 2 साल वेट कर लिया। 2 साल हो गया, दो स्टॉक्स हो गए 2x में, एक हो गया 1x, एक फ्लैट पड़ा हुआ है, दो तीन स्टॉक लॉस में है। तो 2 ईयर के बाद अगर मैं अपना पोर्टफोलियो रीशफल करना चाह रहा हूं, तो क्या मैं लॉस वाले एग्जिट करूं या और होल्ड करूं उन्हें, क्योंकि रिस्क तो लिमिटेड है। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, और मतलब मेरे ख्याल से इसका कोई भी सेट क्राइटेरिया नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, इस बार नाम के साथ बता देता हूँ। मैंने एक स्टॉक लिया था फोर्स मोटर्स करके, तो कई साल पहले की बात है। फोर्स मोटर्स में लिया था और मैंने इसको 1800 रुपये पे बाई किया था। वहाँ से बढ़ते बढ़ते कुछ ही दिनों के अंदर ये 32-3300 हो गया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी रिसर्च ठीक थी, और ये मैंने इसको बाई किया। बट फिर ये गिरना शुरू हुआ, और गिरते गिरते 900 1000 रुपये पे आ गया, यानी ओके। कि मैंने जिस प्राइस पे बाई किया था वहाँ से भी आधा हो गया। हम्म। अब नाउ दैट वाज अ टाइम ऑफ पैनिक, और हम्म। हर क्राइटेरिया के हिसाब से वो कहता है कि यहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए, आप लॉस बुक करो, पता नहीं कंपनी बंद होने वाली, क्या होने वाला, क्या हम्म। नहीं होने वाला। एंड दैट इज व्हाट आई डिड। मैंने उसको जो है नासमझी में या समझदारी में अपनी बेच दिया। हम्म। और उसके बाद आज अगर आप देखोगे, उसने 22,000 रुपये का हाई क्रिएट करा। एग्जैक्टली। तो इट इज ऑलवेज वेरी ट्रिकी। इनफैक्ट इवन वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि डोंट होल्ड अ स्टॉक फॉर 10 मिनट्स, अगर आप उसे 10 साल नहीं होल्ड करना चाहते। तो उनको भी नहीं पता कि स्टॉक में एग्जिट एग्जैक्टली कब करनी है, लॉस मेकिंग अगर वो सो है यू तो। मीन या तो इस साइड रहो या इस साइड, जी मतलब या तो इन्वेस्ट करो तो भैया दिल से इन्वेस्ट करो और आराम से होल्ड करो, वेदर इट इज इन प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि नो डाउट देयर नोबडी नोज देयर कैन बी अ टर्न अराउंड। अभी अनिल अंबानी की कंपनीज देख लेते हैं भाई, एक एक दो दो रुपए के बाद वापस से 60 70 के आसपास आ गए। सुजलॉन देख लेते हैं, वापस से इन्होंने एक टर्न अराउंड दिया। जेपी हो गया। इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर हम स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है, उसको कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ मैच करते रहें। ओके। ये देखते रहें कि कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है। अगर कंपनी का बिजनेस ठीक चल रहा है और फिर भी प्राइस रिस्पॉन्ड नहीं करी, देन यू कैन सिट ऑन इट, कोई राइट, दिक्कत नहीं मतलब है। अभी वैल्यू अनलॉकिंग हाँ, बची है। बची हुई है, किसी वजह से डिस्कवर नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन अगर कंपनी का परफॉर्मेंस भी डिटोरिएट कर रहा है साथ साथ, देन इट माइट बी टाइम टू एग्जिट। प्रोबेबली जो लोग अगर कोरिलेट करना चाहे तो आईटीसी वाज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। कोविड के टाइम पे आईटीसी 200 200 190 205 200 200 200 एंड आई रिमेम्बर इतने जोक्स बनते थे उस पे, इतने जोक्स बनते थे, बाय आईटीसी सीएमपी 200 स्टॉप लॉस 200 टारगेट, हिलता ही नहीं था। एंड लुक एट दिस, 200 का 400 450 मार के आया। फिर उसके बाद उसमें से आईटीसी होटल्स भी डीमर्ज वगैरह करके एग्जैक्टली निकाल हाँ, दिया। तो अगर मैं बोलता हूँ 5 साल में डबल से भी ज्यादा हो गया। वो भी एक लार्ज कैप। लार्ज कैप, दैट्स अ हैंडसम ग्रोथ। दैट्स अ वेरी हैंडसम हैंडसम ग्रोथ। ग्रोथ। अच्छा, अब हमने लॉस की बात तो कर ली, अब आते हैं प्रॉफिट वाली बात पे। 5 स्टॉक बाय करे थे, मतलब जो हम लोगों ने क्राइटेरिया पिक करा, तो 5 तो लॉस में गए, अभी मैं इनको होल्ड कर रहा हूँ। अब जो प्रॉफिट में है, एक हो गया 1x, एक हो गया 2x, 3x, 4x, 5x, मेरे पास पांचों हैं, जैसे ये पांचों उंगलियां हैं। क्वेश्चन मन में लोगों के ये आता है, लॉस के टाइम तो वो होल्ड करके बैठते हैं, चलेगा चलेगा चलेगा। प्रॉफिट के टाइम वो जल्दी एग्जिट कर देते हैं। 50 का 70 हो गया, चलो स्विंग ट्रेड हो गया। 50 का 100 हो गया, कि जैसे अभी आपने बात करी 1800 का फोर्स मोटर 3500 के आसपास हो गया, डबल हो गया ऑलमोस्ट। प्रॉफिट के टाइम कहां पर एग्जिट लेना है, कब, कोई एग्जिट रूट ही नहीं पता लोगों को। कैसे 10 साल होल्ड करूं, 5 साल, वो थोड़ा सा गाइड कीजिए। प्रॉफिट का एग्जिट रूट निकालना इतना इजी नहीं है। इसमें दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम एक डिसिप्लिन प्रॉफिट बुकिंग का शेड्यूल बना लें। जैसे कि मैं अपने सभी क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आपका कोई स्टॉक 3x होता है, तो उसमें से एटलीस्ट अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए। ओके, तो मेरा अगर कैपिटल बाहर आ गया, हाँ, 2x बचा हुआ कैपिटल है अभी बाहर आ भी। गया। अदरवाइज अगर आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सेल 30% ऑफ योर शेयर्स। अगर आप 30% अपने जब वो शेयर्स बेच 3x दोगे, हो गया है, हाँ, जब वो 3x हो गए, 3x से पहले तो सोचना भी मतलब वो नहीं है। दोनों बात बराबर ही हो गई हाँ, ऑलमोस्ट। अगर आप 30% बेचते हो, तो आपका, या 40% बेचते हो, थोड़ा-सा आप ऐसा निकाल लो कि टैक्स भी आप दे सको, उसका जो कैपिटल अच्छा। गेन टैक्स बनता है, वो भी आपकी जेब से ना जाए, वो भी निकालिए, और आपका कैपिटल बाहर आ गया। नाउ यू आर फ्री फ्रॉम दैट फ्री स्टॉक। फ्रॉम, मतलब अब मेरी जेब से कुछ नहीं गया। कुछ नहीं गया। उसके बाद अब आपका आएगा कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट कैन समवेयर बिटवीन 5 एंड 7x। ओके। जब वो 5 टू 7x होगा, तो वहाँ पे
नेक्स्ट 25% या 30% आप सेल कर सकते हो। तो अभी भी बैलेंस का ओवरऑल 50 बचा हुआ है। 50% करीब आपके पास बचा हुआ है। नाउ दिस 50% इसमें अगेन 2 डिसीजंस आप ले सकते हो। या तो जब वो 10x चलता है, अगर इसकी जर्नी ऊपर की तरफ चली जा रही है, हुँ। 10x चलता है तो 10x पे आप पूरा एग्ज़िट लो और खत्म। उसके बाद वो जहाँ जा रहा है उसको जान दो। आप मत देखो फिर मतलब उसको। देखना ही नहीं है। मतलब पहला क्राइटेरिया जो मैं लोगों को समझाना चाहूँगा, पहला हो गया 3x पे 30% के आसपास और 40% के आसपास, फिर 7x के आसपास 25%, फिर 10x पे या तो कंप्लीट एग्ज़िट या कर तो दो। कंप्लीट एग्ज़िट है या फिर अब मैं इसको 5 से 10 साल होल्ड ही करूँगा हुँ। विदाउट लुकिंग एट द प्राइस। ओके। बट उसमें आपको बिज़नेस को स्टडी करना पड़ेगा। वो हाँ। सेक्टर अगर आपको लगता है कि नहीं तो ग्रो करता रहेगा, ये कंपनी तो ग्रो करती रहेगी, जैसे एचबीएल का ही अगर हम हुँ। एग्ज़ाम्पल लें, तो ऐसा कोई भी नहीं सोच सकता था कि इतना, बट उसके साथ कई कई चीज़ें ऐड होती चली गईं और वो एग्ज़ैक्टली। एक्सपैंड करते चले गए। पहले एचबीएल सिर्फ़ पावर में था, जी, फिर ये रेलवे सेक्टर में भी चले गए, डेटा सेंटर में भी चले गए, जी, तो इन्होंने एक्स्पोनेंशियली डाइवर्सिफ़ाई कर दिया जी। जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो अब गया। ये सारे फैक्टर्स हमें पहले दिन नहीं पता होंगे जब हम राइट। कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, ये धीरे-धीरे रीड अनफोल्ड ही करना होंगे। पड़ेगा, हर जी। क्वार्टर रिपोर्ट आ गई, कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो गए, पूछ लो कॉन्फ्रेंस कॉल में भैया और कहाँ सोच रहे हो पैसा डालने का? जी। आपका हक है, आपने शेयर ले रखा है। उसके लिए आपको ब्लाइंडली या तो होल्ड कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर का इमोशनल लेवल कहाँ पे कंफर्टेबल हो रहा है, हुँ। कहाँ वो सोच रहे हैं कि लग रहा है कि 10x हो गया, अब नहीं बाहर मतलब निकलना है। यहाँ पे आपको ना पर्सनल डिसीज़न भी लेने पड़ेंगे थोड़े-थोड़े जी, कि प आपको पैसों की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। जी, बिकॉज़ अनलाइक ट्रेडिंग यहाँ पे कोई आपको ऑब्जेक्टिव प्राइस नहीं मिलेगी। राइट, तो ये सब कुछ सब्जेक्टिव उस पे चलेगा। सब्जेक्टिव बेसिस पे। अच्छा, अब हम लोगों ने एक बात मैंने भी एक पॉइंट बोला था कि भैया कॉन कॉल वगैरह। मान लेते हैं मेरे पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है। एक वॉच लिस्ट तो बना ली। अब मैं प्राइस तो ट्रैक कर पा रहा हूँ कि भैया आज ये 5% ऊपर, ये 2% नीचे, ये 10% सर्किट पे, ये समझ आता है। मैं एक बारी को क्वार्टर रिजल्ट्स भी कहीं जाके देख सकता हूँ कि आज इसका प्रॉफिट क्या है, ट्विटर पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो। ये बेसिक एक है। मुझे और पढ़ना है इसके बारे में। कंपनी कई नए बिज़नेस क्या ओपन कर रही है, कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट्स क्या आ रहे हैं, डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं, कौन कॉल क्या बोल रही है। थोड़ा-सा टूल्स या कोई वेबसाइट जो आप पर्सनली यूज़ करते हो फंडामेंटल्स ट्रैक करने के लिए। फंडामेंटल्स ट्रैक करने के लिए हम कई सारी वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मनी कंट्रोल पे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, स्क्रीनर पे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके। बट जो आपने पर्टिकुलर बात करी कि कंपनी कह क्या रही है हुँ, और कंपनी करना क्या चाहती है, खासतौर से मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आ रही है, राइट, तो आई थिंक उसके लिए जो सबसे अच्छा वेबसाइट रहेगी वो कंपनी की अपनी वेबसाइट रहेगी। ओके, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिलेगी। ओके। आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस भी मिलेंगी, आपको उनके एनुअल रिपोर्ट्स भी मिलेंगी और सारे के सारे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। यहाँ से ट्रैकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि मैनेजमेंट का क्वालिटी कैसे हम असेस करेंगे, क्योंकि हुँ, फाइनली वही लोग हैं जिन्होंने इस बिज़नेस चलाना है, बिजनेस को चलाना है और उन्होंने आगे बढ़ाना है। राइट, उनका विजन है जो डिसाइड करेगा कि ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है, कितना एक्सपैंड कर सकती है। ओके, उसका एक बहुत सिंपल क्राइटेरिया या बहुत सिंपल तरीका ही है, आप उनकी कमेंट्रीज को देखिए, उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस को देखिए, इन्होंने पहले क्या बोला था, आज से 4 साल पहले क्या बोला था, आज से 3 साल पहले क्या बोला था, क्या वो सब उन्होंने करा है या हाँ, उसका कुछ पार्ट भी उन्होंने अचीव करा है। उन्होंने कोई ग्रोथ की गाइडेंस दी थी या हुँ, उन्होंने कोई रेवेन्यू गाइडेंस दी थी, उन्होंने कहा था हम ये वाला काम करेंगे, वहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, हुँ, उसका कुछ पार्ट भी अचीव हुआ है या वो स्टार्ट भी पाइपलाइन हुई में नहीं है हुई। भी। जी, कितने अनाउंसमेंट्स वो करते हैं, कितने उसमें से पूरे करते हैं और कितने शेल्व हो जाते हैं। हुँ, अगर ये हम देख सकें और पता लगा सकें तो हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है और दिस विल स्कोर अबव नंबर्स। साथ ही साथ अगर कंपनी के बाकी फाइनेंशियल्स उसके कंट्रोल में हैं, हुँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैनेजमेंट क्वालिटी इज गुड। राइट। तो मतलब फंडामेंट हम टेक्निकल्स में तो क्या है ना हम लोग ट्रैक करते ही हैं। आज ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, आज ब्रेकआउट दे रहा है, आज बड़ी कैंडल तो नहीं आ गई, वॉल्यूम क्या है। बट फंडामेंटल्स में कितने-कितने पीरियोडिक टाइम पर चेक करते रहना चाहिए। आई थिंक नॉट लेस देन 6 मंथ्स। ओके। 6 मंथ्स तो उसको देने चाहिए, हाँ, लेकिन अगर वहां से कोई भी प्रेजेंटेशन आ रही है या कुछ आ रहा है उसको जरूर देखिए। हुँ। बट अपना डिसीजन लेने से पहले, जजमेंट कोई भी देने से पहले 6 मंथ्स तो मिनिमम पीरियड है एंड आई थिंक अ गुड पीरियड विल बी 1.5 से 2 साल। मतलब मिनिमम कि 2-3 क्वार्टर रिजल्ट आ गए, सेल्स अगर फ्लैट भी है, तो भी ठीक है भई 1-2 क्वार्टर रिजल्ट अप एंड डाउन जाएँगे। फ्लैट सेल्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। हुँ, अगर डिक्लाइन हो रही है सेल्स हुँ। तो उसका रीजन पता करना जरूरी है। सेल्स डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए। ओके। प्रॉफिट डिक्लाइन हो सकता है बिकॉज ऑफ वेरियस हुँ, रीजंस, हुँ, हुँ। रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई या कोई और एक्सपेंस आ गया। हुँ। बट अगर सेल्स कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ जा रही है तो वो एक रेड मतलब फ्लैग पहले हो सकता है। 500 थी, 450, 420 जी। मतलब सेल्स में बैक टू बैक ड्रॉप आ रहा है, प्रोडक्ट पसंद नहीं कर रहे लोग, ऑर्डर्स अगर नहीं मिल रहे। हाँ, अगर सेल में ड्रॉप है तो इसके बारे में मैनेजमेंट ने कहा ज़रूर होगा कुछ ना कुछ। ओके। आपने या तो रिज़ल्ट में कहा हुँ। होगा या इन्वेस्टर प्रेज़ेंटेशन में कहा होगा, कहीं न कहीं बोला होगा। राइट। उसको एनालाइज़ करना ज़रूरी है कि उन्होंने क्या बोला, क्या ये बात लॉजिकल है भी या नहीं? कि भई सीज़नल फैक्टर था, समझ आता है भई आपका प्रोडक्ट सीज़नल है। फैक्ट्री में आग लग गई थी, समझ आता है। दीज़ आर द वैलिड दीज़ रीज़न्स। आर द वैलिड रीज़न्स यानी वन टाइम रीज़न्स हैं। हुँ। ऐसा नहीं है कि इनका कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होगा, ये चलते ही रहेंगे आगे। राइट, समझ गया। अच्छा डू यू थिंक कि स्मॉल कैप कंपनीज़ जो हैं, अब क्योंकि उन्हें ग्रोथ भी चाहिए,
क्या उन्हें डिविडेंड देना चाहिए? डिविडेंड जनरली वो कंपनीज देती हैं जो कि अब उस पैसे को एक्सपेंशन में यूज़ नहीं कर नहीं रही। करना चाह रही। लेकिन अगर वो उस पैसे का और बेटर यूज़ कर सकती हैं, तो आई थिंक एज़ इन्वेस्टर्स मुझे डिविडेंड नहीं, मुझे तो कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। एग्ज़ैक्टली, तो स्मॉल कैप्स में जब भी इन्वेस्ट करा जाए तो डिविडेंड को तो हम साइड में रखेंगे, साइड में रखें। क्योंकि डिविडेंड मैच्योर कंपनीज़ के लिए है, एक जो फ्री बिज़नेस कैश मैच्योर हो पड़ा चुका हुआ है। है यार, हाँ, टेबल पे पैसा तो ले वो जा। उसको दिए जा रहे हैं। बट जब तक कंपनी को कुछ नया करना है, तो बाहर से उधार उठाने से अच्छा है कि जो अपना पैसा पड़ा है उसी को एग्ज़ैक्टली, इस्तेमाल उसको करो। एक्सपैंड कर लो। जी। अब सर ना ऑलमोस्ट लास्ट ऑफ द पॉडकास्ट पे हम लोग आ गए हैं। पहला सवाल, अब स्मॉल कैप का क्राइटेरिया, पोर्टफोलियो की बात कर ली। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अगर आप मैं आपको आज 1 लाख रुपए देता हूँ कि भाई ये 1 लाख रुपए है, मुझे सेक्टर्स बता दो। होमवर्क तो भाई मैं भी करूँगा, घर जाके पढ़ाई करूँगा इनके बारे में कि ये सेक्टर्स 2 साल, 4 साल, 5 साल जैसे आपने कहा मिनिमम है। जो मुझे लगता है कि अगले 10-15 सालों तक जो सेक्टर्स कंटिन्यूअस ग्रोथ में रह सकते हैं, हुँ। और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे कोई अनाउंसमेंट्स नहीं आएँगे जो इन सेक्टर्स को हैम्पर करें या किसी तरफ से भी इनको रोकने की कोशिश करें। एक तो ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी, डेफिनेटली उस पे हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, काफ़ी काम हो रहा है। हुँ। और अब पूरी दुनिया में इंडिया काफ़ी फ़ोरफ्रंट पे आ चुका है ग्रीन एनर्जी प्लेयर के रूप में, निकल कर आए हैं। और चाइना के बाद हम ही काफ़ी बड़े सोलर एनर्जी में भी सोलर हो प्रोड्यूसर्स गया, निकल कर आ रहे विंडमिल हैं। हो गया। विंडमिल हो गया, इनफैक्ट जैसे आपने सुज़लॉन के बारे में बोला, तो हुँ, सुज़लॉन के रिवाइवल का कारण भी बहुत बड़ा ये रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी है। एग्ज़ैक्टली। तो आई थिंक ग्रीन एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आने वाले 30-40 सालों तक काम होता रहेगा और ये एक्सपैंड करता रहेगा। ठीक है। उसके बाद अनदर सेक्टर दैट आई लाइक इज़ ऑटो एंसिलरीज़। ओके। ऑटो एंसिलरीज़ भी जो ऑटो कंपनीज़ हैं, वो कोई भी हो सकती है, उनका कोई मॉडल हिट हो सकता है, कोई मॉडल इतना नहीं ऑटो चल सकता। देखिए, एक तो पार्ट हो गया, सॉरी टू इंटरप्ट, कि मारुति, ह्युंडई, महिंद्रा, ये तो पूरी गाड़ी है। व्हेन डू यू से ऑटो एंसिलरी? उसका एक पार्ट बना रहे हैं, कोई भी पार्ट बना कोई सकते भी हैं। ऐसा एक पार्ट बना रहे हैं, हो सकता है उसकी एयर कंडीशनिंग का कोई पार्ट बना रहे हों, हुँ, यानी कि उसके कूलिंग सिस्टम में कुछ कर रहे हैं, हुँ। उसकी क्लच बना रहे हैं, उसका कोई भी एक पार्ट वो बना रहे हैं, शीशा बना रहे हैं, पेंट शीशा बना बना रहे रहे हैं, हैं। कुछ जी। भी मतलब वो आगे सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई कर रहे हैं एंड व्हिच इज़ एक्सेप्टेड इन हुँ, दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो अगर वो प्रोडक्ट उनका और वो कंपनी एक्सेप्टेड है हुँ, ऑटो मेकर्स के हुँ। बीच में, तो मॉडल कोई सा भी आए, कंपनी कोई सी भी हो, वो अच्छी-अच्छी कंपनीज़ को सप्लाई करते रहेंगे। राघव सर, बहुत मज़ा आया, सीखने को बहुत कुछ मिला। मैंने जो पहले भी 2 ढाई साल, 1 डेढ़ 2 साल हो गए, तो जो मैंने सीखा था, उसकी यादें एक ना काइंड ऑफ ताज़ा हो गई। जब आप क्लासरूम में बैठते हो और टीचर से समझते हो ना, तब आपको लगता है यार एक ग्रिप मिल रही है। तो पोर्टफोलियो मिनिमम आपने जैसे कहा भाई 20-25 कंपनीज़ होना चाहिए। मिनिमम 6 महीने का टाइम देना पड़ेगा और अगर थोड़ा-सा पेशेंस हो तो भैया 1 डेढ़ 2 साल देख लो। 1-2 क्वार्टर रिजल्ट्स इसके कैसे आ रहे हैं। डिविडेंड्स तो कई कंपनीज़ हैं जो डिविडेंड ही बाँटे जा रही हैं। जी, भाई एक्सपेंशन प्लान कहाँ गया? वहाँ ग्रोथ स्लो हो जाती है। टेक एग्जांपल ऑफ वेदांता। जी। डिविडेंड, 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 डिविडेंड। अरे भाई इसको यूज़ करना, कर बड़ी कंपनी। क्योंकि डिविडेंड पे टैक्स भी लग रहा है ना, सबसे बड़ा जी, प्रॉब्लम ये है। डिविडेंड पे टैक्स पहले लगता है। कंपनी पे कर रही है टैक्स, हुँ, वही पैसा बचा, वही मुझे वापस डिविडेंड पे करना पड़ रहा है। तो दिस इज़ फर्स्ट। फिर उसके बाद जैसे आपने समझाया कि भाई डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, एक क्राइटेरिया होना चाहिए। सबकी मार्केट कैप कैसी है, सबका सेल्स क्राइटेरिया क्या है, प्रोडक्ट ड आई शुड से सेक्टर्स अलग हो सकते हैं, बट एक बेंचमार्क सबका सेम जैसा कंपनी आपने का बताया। साइज़ सेम होना बहुत ज़रूरी है। साइज़ हो गया या फिर हुँ, सेल्स ग्रोथ, ग्रोथ कितनी जी। एक्सपेक्ट वगैरह कर रहा हूँ। हुँ, बहुत मज़ा आया सीख के। थैंक यू सो थैंक यू, मच वन्स अगेन। थैंक यू। गाइज़ अगर आपके कोई भी डाउट है इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, स्मॉल कैप से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। राघव सर का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करने ला, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में देने वाला हूँ। जैसे मैंने बताया, सर की वर्कशॉप होती है, हर संडे को होती है, बहुत ही मिनिमल चार्जेज़ है, 499 का कोई बड़ा चार्ज वगैरह नहीं है। भैया इतना तो मैकडी वगैरह में बैठ जाओ ना दोस्तों के साथ तो ऐसे ही छुट-पुट बिल आ जाता है। तो अपने आप को अगर अपग्रेड करना है, नॉलेज अपग्रेड करनी है कि भई मैं स्मॉल कैप किस तरीके से पिक करूँ, जैसे मैंने सर की वर्कशॉप से एचबीएल हो गया या बैंको प्रोडक्ट्स हो गया, उन्होंने मुझे हेल्प किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ जाइए और अभी अपने आप को अपग्रेड कीजिए। वन्स अगेन थैंक यू सो मच टू यू गाइज़ एज़ वेल एंड थैंक्स टू यू अगेन थैंक एज़ यू। वेल। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ जय लव। हिंद।